अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिवालिया कारोबार और टैक्स कवानीन, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं अनवर काशिम मुमताज, टैक्स एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज का दिन बड़ा अहम है जी। 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान की विलादत का दिन है, और ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि एक अहद इस मुल्क से हम लोगों ने सब ने किया था कि जी हम इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करेंगे। जब मैं ये बात कर रहा होता हूँ तो मैं स्क्रीन पे आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि कायद-ए-आज़म का पे स्लिप जो है, जिसमें टैक्स की जो अमाउंट उन्होंने पे की है उसको वो नज़र आ रही होगी। तो ये जो लोग देख रहे हैं, ये बताने का मकसद ये है कि ये हमारे जो कायद थे वो उस वक्त भी टैक्स देते थे, और ये वही कायद हैं जो आजकल हम बहुत सुनते हैं कि हमें कायद का पाकिस्तान चाहिए, हमें कायद का पाकिस्तान चाहिए। तो कायद का पाकिस्तान जो है टैक्स दिए बगैर नहीं हो सकता। सही। कायद का पाकिस्तान अगर आप चाहते हैं तो अपना टैक्स आप सही टाइम पे जमा कराएं, अपना रिटर्न सही टाइम पे जमा कराएं, जब ही ये मुल्क जो है कायद का पाकिस्तान बन सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं ये करें, क्योंकि ये कहने से जो है ना वो मोहब्बत का इजहार लफ्जी तो होता है, लेकिन जो है उसका सच्ची जो मोहब्बत है वो ये कि एक्शन से वो नज़र आती है। तो मेरा ये सिर्फ ये इस मौके की मुनासबत से ये बात है कि टॉपिक पे तो हम आते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये जो आज का दिन है इसकी जो इफादियत है वो ये है कि हमें ये याद दिला रहा है, हमें ये बावर करा रहा है ये दिन कि जी हमने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करना। किरदार कैसे अदा करेंगे? हर आदमी तो हुकूमत में नहीं है, हर आदमी तो कहीं किसी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन वो अपना टैक्स देकर, अपना रिटर्न फाइल करके अपना किरदार अदा कर सकता है। जैसे कायदे ने कहा कि हर आदमी को इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने बार अपनी तकरीरों में ये बात कही है। तो जब ये बात कही है और आप चाहते हैं कि कायद का पाकिस्तान हो, तो कायद का पाकिस्तान की इब्तिदा गो के वो देर हो गई है, लेकिन फिर भी इतनी देर नहीं हुई है, वो इब्तिदा हो सकती है। और कायद-ए-आज़म का ये भी कहना था कि काम काम और सिर्फ काम, तो जब आप काम करते हैं तो फिर टैक्स भी पे करना चाहिए। जी बिल्कुल। अनवर साहब, जो टॉपिक है हमारा आज का वो दिवालिया कारोबार के हवाले से है, उस हवाले से भी बताइए। देखिए, हम जब बात कर रहे होते हैं कि बैंकरप्सी पाकिस्तान में कारोबार लोग करते हैं, लेकिन बैंकरप्सी पे कोई कानून नहीं है। ठीक है, और ये कानून कारोबार लोगों के लॉसेस भी होते हैं। कारोबार का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट कमाया जाए। कारोबार का मतलब ये नहीं कि आपको मुनाफा ही होगा। कारोबार का मकसद ये नहीं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपको इन्वेस्टमेंट डबल होके मिलेगी। कारोबार एक रिस्क होता है। कारोबार में आप कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। कारोबार तो इसी तरह की जो सूरत होती है, अगर आप डेवलप कंट्रीज देखें तो वहाँ पे आप बैंकरप्सी फाइल कर सकते हैं। जब आप बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं, इसका मतलब आपने जो है आपका कारोबार जो है इस काबिल नहीं रहा है कि आप जो है इसको सस्टेन कर सकें। लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि जो बेसिक फंडामेंटल है, हमारे आज कुछ मेहमान भी उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फंडामेंटल रीज़न जो है वो डिक्लेरेशन और डिस्क्लोजर का इशू है। हमारे यहाँ डिस्क्लोजर्स बड़े वीक हैं और बड़े सही, जैसे कहते हैं ना, वो इनएक्यूरेट हैं डिस्क्लोजर्स हमारे, तो उनके भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। FBI भी जो है, अगर आपका बिजनेस खत्म हो गया है फिर भी वो कहते हैं कि जी आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है 3 साल तक। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, इससे जो है बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना वो पल्यूट होता है। वो वहाँ पे लोगों को ये इंकरेजमेंट नहीं होती कि यार कल अगर मैं कारोबार करने जाऊँ और कारोबार ख़राब हो गया या उसमें कोई नुकसान हो गया तो क्या मुझे फिर वापस आना, कैसे वापस आऊँगा, कैसे बंद करूँगा, कैसे क्लोज करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा ही कम्बरसम प्रोसेस है। मेरे ख्याल में ये इस वजह से है कि पाकिस्तान में डिस्क्लोजर्स प्रॉपर नहीं है, अप टू मार्क नहीं है। अगर ये हो जाएंगे तो शायद ये भी हो सकता है, लेकिन ये रिकग्निशन टैक्स कवानीन में भी नहीं है। टैक्स कानून में जब आप कहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट पे टैक्स दें, तो आपको कहना चाहिए कि आपका अगर कारोबार दिवालिया हो जाए तो उसके बारे में भी वहाँ पे कोई प्रोविजन होना चाहिए। डेफिनेटली प्रोविजन होना चाहिए। अच्छा, बेसिकली कारोबार का दिवालिया होना है क्या? देखें, ये सवाल बड़ा बुनियादी सवाल है, और ये इसमें यह है कि अब आपने देखा कि मैं अगर कोई कारोबार कर रहा हूँ, उस कारोबार में बाज़ वक्त बिजनेस बिल्कुल ही आउटराइट ख़त्म हो जाता है। उस कारोबार में आपको प्रॉफिट्स आपने एस्टिमेट किए होते हैं, बिकॉज देंगे कोई भी आप कारोबार करने जाते हैं उसकी फिजिबिलिटी बनती है, ठीक, उसकी प्रोजेक्शंस होती हैं। प्रोजेक्शंस होती हैं कि जी मैं आज 1 करोड़ रुपये लगा रहा हूँ, 1 करोड़ के मुझे 10% रिटर्न मिलेगा या 20% रिटर्न मिलेगा। वो कारोबार जो है उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक। अच्छा, ये
इसमें फिर आप कभी कभी लोन्स भी लेते हैं, बैंक से भी लोन आपकी लेंडिंग होती है और आपके प्राइवेट लोन्स भी होते हैं, बट बैंक की लेंडिंग जो होती है वहाँ पे आपको कोई एक्सक्यूज नहीं होता, वहाँ आपको मार्कअप भी देना पड़ता है, आपके पास जो बैंक जो है वो आपको डिफॉल्ट भी कर देता है। और इस तरह जब आपके रेवेन्यूज नहीं आ रहे होते हैं, आपका कोई डिसीजन ऐसा होता है जो बिल्कुल ही खराब हो जाता है और बैंक आपके रेवेन्यूज नहीं आ रहे होते हैं, तो आप अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते। और कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाते तो आपके बैंक के मार्कअप्स आपके ऊपर आ जाते हैं, आपका लोन आ जाता है, फिर आपके लॉसेस होते हैं क्योंकि आपके फिक्स ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, और वो सब चीजें पाइल अप होके आपको इतना बड़ा बैगेज बन जाता है कि आप उसके तले दब जाते हैं। और वो जो दबना होता है उससे फिर आदमी निकल नहीं पा रहा होता। अच्छा, उसको गवर्नमेंट डिस्क्लोजर या गवर्नमेंट, अगर हम FBR एजेंसी के तौर पर ले लें, वहाँ अपने रिटर्न्स फाइल करने हैं, वहाँ अपने आप को दिखाना है उसने कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो FBR जो है उसके लॉसेस को मानने को तैयार नहीं होती है, उसके नुकसानात को मानने को तैयार नहीं होती। वो जो सूरत हाल होती है वहाँ से बिजनेसमैन जो है ना वो डीमोटिवेट होता है, वो रोल बैक करता है, वो जो है ना वो बाहर चला जाता है या पाकिस्तान से या कारोबार छोड़ देता है या वो उस बिजनेस से ही निकल जाता है। तो ये जो सूरत हाल होती है इसकी वजह से लोग जो हैं, और ये जो 3-4 एलिमेंट्स मैंने बताए इनकी वजह से जो है ना आपका कारोबार दिवालिया होता है। और इसमें जो मेजर सेगमेंट है वो गवर्नमेंट, अगर आपने किसी लेंडिंग बैंक से कोई लोन लिया हुआ है वो इतना ज्यादा उसकी प्लायर इफेक्ट होता है उसका, डबल हो जाता है। तो वो जो है ना आपके लिए फिर वापस करना, अगर आपके रेवेन्यूज नहीं आ रहे इम्पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल, रेवेन्यूज नहीं आ रहे तो फिर वो वापस करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, दिवालिया कारोबार की टैक्स कानून में कोई गुंजाइश है? हमने ये टॉपिक इसलिए रखा है कि इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। इनकम्स को तो कहा गया है कि लॉसेस हैं, उसमें उन्होंने कंडीशंस रखी हैं, लेकिन कोई आदमी कह रहा है कि मेरा कारोबार दिवालिया हो गया, मैं बंद कर रहा हूं, तो वो उसका कोई प्रोविजन नहीं है। और टैक्स के कानून में आपको अगर आपने अपने आप को डी रजिस्टर करवाना है तो उसका एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। और उस डिफिकल्ट प्रोसेस की वजह से लोग जो हैं वो डरते हैं कि यार मैं कारोबार करूंगा और मेरा कारोबार नहीं चला। तो ये जो सूरत हाल है ना, ये इनका लोगों को कारोबार की तरफ आने से बाज़ वक्त सही, ठीक है ना, बहुत सारे लोग, हर आदमी का डिफरेंट स्टाइल ऑफ थिंकिंग होता है, डिफरेंट वे ऑफ काम करने का तरीका होता है। तो वो जो तरीका होता है उसमें वो कहते हैं कि अगर मैं डिफॉल्ट कर गया तो क्या प्रोविजन लॉ में कि मुझे कोई बैंक्रप्सी फाइल कर सकता हूँ, दिवालिया में जमा करा सकता हूँ, लेकिन वो ऐसा कोई कानून इनकम टैक्स की कोई किताब में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो टैक्स और आप में हम डिस्कस कर रहे हैं दिवालिया कारोबार के हवाले से, और दिवालिया कारोबार को क्या FBR तस्लीम करता है, इसका जो आंसर है वो अनवर साहब से हम पूछेंगे। लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है दिवालिया कारोबार और टैक्स कवानीन, और इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अहमद साहब ने, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू अहमद। हम बात कर रहे थे कि ये बिजनेसेस के हवाले से कि जब कारोबार आप करते हैं, शुरू करते हैं या प्रोजेक्शन करते हैं उसकी, और लेंडिंग जो है बैंक से लेते हैं तो वहां पे डिफॉल्ट हो जाता है, तो वो क्या इसमें कोई ऐसा कानून है जहां पे बैंक्रप्सी फाइल हो सकती है, या इस तरह के कोई प्रोविजंस हैं जहां पे कारोबार को इस तरह एंटिसिपेट किया जा सकता है या एंटरटेन किया जाए कि वो उसका कारोबार जो है डिफॉल्ट कर गया है? सर मैं बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू स्पीक ऑन दिस। पहली तो बात जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो बेसिक कानून बोरोइंग और लेंडिंग के साथ रिलेटेड है, जिससे पुराना, जिसे हम अभी तक मेनली इन्वोक करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस 2001, उसके साथ जो बेसिक प्रॉब्लम है तो वो समरी इन नेचर, यानी कि बहुत जल्दी उसका फैसला होता है, और एट द सेम टाइम जो डिफेंस है आपका वो एज ऑफ राइट नहीं होता, जिसको हम परमिशन फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड करते हैं, और उसमें अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन्वॉल्व होता है तो बेस्ड ऑन दैट आपको डिफेंस का राइट मिलता है। वरना ये प्रिजम्पशन होती है कि अगर लोन लिया है किसी बैंक से एंड बेस्ड ऑन दोस डॉक्यूमेंट्स आपके खिलाफ एक डिक्री आती है। बट जहां प्रॉब्लम असल लाइक करता है वो ये है कि अब ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, इन द लास्ट 20-25 ईयर्स, जूरिस्प्रूडेंस हमारी इस किस्म की डेवलप कर गई है कि वी हैव जजमेंट्स ऑन बोथ साइड, अलाउंसेस भी बहुत मिल जाती हैं, लीगल प्रोसेसेस डिले बहुत हो जाते हैं, और वो जो उसका एक एक्चुअल एसेंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस का, वो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम लूज करता जा रहा है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं या लेट्स से सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैं, इवन इंडिविजुअल्स हैं, जो सारे लोन हैं उनकी रीपेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। हमारी जूरिस्प्रूडेंस इस किस्म की डेवलप हो चुकी है कि जिसमें एक
बेनिफिट लिया जा रहा है सिस्टम से, और अदालतें भी थोड़ी सी लिबरल है इन टर्म्स ऑफ ग्रांटिंग रिलीफ। वो जो एक डिक्री इन्फोर्स करने का कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने लेट्स से बोरोइंग की है और उसके बाद मेरे पास कोई जवाब मौजूद नहीं है उसको ना वापस करने का, या मेरे पास कोई ऐसा। अच्छा, इसकी क्या वजह, ये जो केसेस आ रहे हैं इसकी वजह क्या, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है या लोग जो हैं ओवर एक्सपेक्टेड करके और फिर उसके बाद वापस नहीं कर पाते? वजह क्या है बेसिकली इसकी? दुनिया में तो इतना डिफॉल्ट नहीं होता जितना हमारे यहाँ ज्यादा डिफॉल्ट है इसका। मैं समझता हूँ सर इसका एक तो लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने वाले हैं, इसको आप 3 एंगल से देखेंगे। एक तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव है कि हमारी एज इंफरादी तौर पर भी और एक एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी सोच क्या है। दूसरी बात यह है कि फ्री केस फाइलिंग एंड देन पोस्ट केस फाइलिंग। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान में एक बड़ा कभी यकीन है कॉर्पोरेट एंटिटीज को कि अगर वो लोन ले लेंगी तो उसके बाद उसको वापस ना करके सरवाइव करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। Whereas it's not the case in England, अमेरिका या कहीं पर भी आप देखें, और अगर आप इटली के कवानीन को भी देखें, जब वहां पर सारे डिफॉल्ट के केसेस को डील किया गया था तो वहां पर भी बड़ा एक जिसे कहते हैं डिक्टेटोरियल टाइप कानून को इन्फोर्स किया था ताकि रातों रात रिकवरीज की गई थी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, कानून तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन जब लोनिंग होती है तो लोनिंग के टाइम पर कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं की जाती। मुझे मौका मिला कुछ बैंक्स को रिप्रेजेंट करने का भी, उनको बताने के भी, उनकी ऑपरेशन मैनुअल्स में उनको बड़ा लिबरली कंस्ट्रू किया जाता है और बस उस टाइम ये होता है कि जी लोन देना है और लोन देते हुए कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं की जाती, बस उस टाइम होता है कि जी हमने टारगेट्स अचीव करने हैं। वो पहला एस्पेक्ट है। फिर दूसरा एस्पेक्ट है प्री केस फाइलिंग। इस चीज को मद्देनजर रखकर लोन की सारी पेचीदगियों को ओवरकम किया जाता है कि कल को अगर केस फाइल हो जाता है तो हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट, उस चीज को भी देखा जाता है। इवेंचुअली फिर जब केस फाइलिंग आ जाती है तो पाकिस्तान में एक तो वैसे ही निजाम अदल में इतने डिलेज हैं कि इस केसेस के फैसले बड़े ताखीर से होते हैं। लेकिन जो मैंने जनरली देखा है अहमद, ये इस टाइप के केसेस ज्यादातर एंड ऑफ द डे टेबल पे जाकर रिजॉल्व होते हैं, कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद फाइनली जो है वो रीअरेंजमेंट्स हो रही होती हैं या इंटरेस्ट को रिकैलकुलेट कर देता है कोर्ट, कहता है कि जी इसको रिवाइज कर दें आप, और इसी तरह की कोई अरेंजमेंट होते हैं, फाइनली जाके वो टेबल पे बात होती है। ये आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जो डिक्रीज मिलती हैं अदालत से वो मेरली एक डॉक्यूमेंट होता है टू एस्टैब्लिश या टू अलाउ अ बैंक टू गेट इनटू अ नेगोशिएशन विद। उसके अलावा उस डिक्री की पाकिस्तान के कानून में प्रैक्टिकली कोई वैल्यू नहीं है। अदालतें भी उसको इन्फोर्स करने में बड़ी रिलक्टेंट हैं, टाइम लेती हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की डिक्री इन्फोर्स करने में कभी किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाए, उसके एसेट्स को अटैच किया जाए, ऑक्शंस होती हैं, ऑक्शंस के अंदर बेतहाशा ऑब्जेक्शंस ली जाती हैं, प्रॉपर्टी डिवाइडेड है, ये है वो है। इस तरह की बातचीत है कि पैसे लेकर वापस करना जो है। और अगर आप इसको देखें ऑन टू टच काउंट आर्टिकल 227 इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वैसे भी किसी का उधार लेकर वापस ना करना, ऑन अ वेरी जनरल लेवल में बात कर रहा हूँ, ये आई थिंक शुड बी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इन पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे मामला बन चुके हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉर्पोरेट एंटिटी लोन्स ले लेकर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये टेंडेंसी है हमारे यहाँ की, मतलब ये लोन लेके और यूज कर लिया उसके बाद वापस नहीं किया। जी जी बिल्कुल, आप जनरली देखेंगे टेंडेंसी सिर्फ एक कॉर्पोरेट एंटिटीज तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंटल लेवल तक है। आज तक हम IMF के लोन्स लेकर वापस नहीं कर रहे, हमें आदत पड़ चुकी है इस चीज की, एंड दैट वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है नीचे। मतलब ये हम चूंकि लीगल प्लेन से निकल के ऑन अ वेरी जनरल लेवल बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पता है इस चीज का। तो आप क्या समझते हो, आपका क्या इसमें रिकमेंडेशन है, किस तरह की इसको लॉ लेजिस्लेशन करनी चाहिए, किस तरह का लॉ लेके आना चाहिए ताकि ये अनड्यू बेनिफिट जो है लोग न ले सकें? सर मैं समझता हूँ कि लॉ में शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसकी इन्फोर्समेंट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैंकिंग कोर्ट्स जहाँ पर लेट से आपका जो 100 मिलियन से ऊपर का दावा है वो तो चला गया बैंकिंग हाई कोर्ट में, बट जो नीचे के दावे हैं बैंकिंग कोर्ट्स में उसमें इतनी पेचीदगियां हैं, जब तक अदालतें ये चीज का एका नहीं कर लेंगी कि हमने इन डिक्रीज को पास करना है, इन्फोर्स करना है और इस पर 2.5-3 साल नहीं लगाने, जो कानून में टाइम है कि 3 से 6 महीने के अंदर इसका फैसला करना है, तो तब तक ये चीजें चलती जाएंगी। देखिए एट द एंड ऑफ द डे डिफेंस का राइट तो नहीं मिलता, अगर आपने वो राइट देना ही नहीं, then why do you want to delay it inordinately for 2 to 3 years? आप वही काम 3 से 6 महीने में कर दें, लेकिन एंड पे आपने या तो PLA अलाउ करनी हो और आपने अगले को राइट ऑफ डिफेंस देना, वो भी आप नहीं देते और 3-3 साल चीजों को चलाकर एंड पर आप करते ही हैं कि उसके बाद उसको इन्फोर्स नहीं करते। फिर जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि वहां पर सिविल प्रोसीजर कोड की एप्लीकेशन है, जो कानून इटसेल्फ है वो इवन हाई कोर्ट्स में मैं आपको बता रहा हूँ जी 3-3, 4-4 साल दावे। मैंने जब अपनी वकालत शुरू और जब आप एक अरेंजमेंट में आते हैं और आप इंटरेस्ट को एग्री करते हैं तो उसके बाद उसको आप रीनेगोशिएट करते हैं थ्रू फाइलिंग योर केस इन द कोर्ट, ये एक प्रैक्टिस है यहाँ पे। मतलब
सर यहाँ पर एक तो मैं कहता हूँ जो प्रैक्टिस ऑफ फाइलिंग सूट्स है उसमें हमें अपनी साइड पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो इवन लॉयर्स भी रिप्रेजेंट होते हैं, इन केसेस को मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को सीरियसली नहीं लिया जाता, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो करेक्ट वे ऑफ डिटर्मिनिंग कि इस लॉयर को दिया जाए। वही आदमी जो क्रिमिनल काम कर रहा है वो साथ साथ बैंकिंग का भी काम कर रहा है, ये स्पेशलाइज्ड काम है। इसमें बैंक्स को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो लॉयर्स या वो वकला जो इंटरेस्ट लेते हैं इस काम में स्पेशलाइज, ठीक है, इस तरफ लाइए। तो आप जो नक्शल में बात कर रहे हैं अहमद, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है एक तो टाइम लिमिटेशन हो चाहिए केस डिसाइड होने की, दूसरी चीज ये है कि इसको इसमें जो है मतलब वकला को भी जो है केस लेते वक्त ये सोचना चाहिए कि कौन सा केस ले रहे हैं और ये केस बनता है या नहीं बनता है। सर ये बड़ा स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ लॉ है। मैं समझता हूँ कि शायद वलायत में और इधर उधर कॉन्सेप्ट स्पेशलाइजेशन आ चुके हैं, पर हमारे यहाँ हर वकील की जो एक इनिशियल सबसे पहले उसको वकालत मिलती है वो बैंकिंग की प्रैक्टिस मिलती है, बिकॉज दैट्स द इजियर फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, जो कि उसको इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट प्रैक्टिस बड़े आराम से मिल जाती है। और हर आदमी अपना हाथ इस पर चलाता है, जिसका नुकसान ये होता है कि इसमें बहुत सारे शुरू में प्लान। अच्छा, अगर मैं बैंक्रप्सी फाइल करूं तो पाकिस्तान में कानून किस तरह इसको देखता है, और क्या मैं फाइल कर सकता हूं बैंक्रप्सी? जी बिल्कुल, हमारा मोहम्मद अहमद साहब से रब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा पढ़ लें और मज़ीद उनसे डिस्कशन करें। तो जिस तरीके से आपने देखा कि वो कोऑपरेटिव एंटिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे और बहुत अच्छी जो है उन्होंने बात की है इस हवाले से। देखिए बेसिकली आज तक कारोबार वाले ये कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ गई, लेकिन ये भी एक साइड ऑफ द है पिक्चर का, ये हिस्सा भी है, इसको भी देखना चाहिए कि वो लोन लेके उसको वापस भी करना उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लोन लेके जो है वो वापस करना भी जिम्मेदारी बनती है। तो टैक्स और आप में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है दिवालिया कारोबार और टैक्स कवानीन, और अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, जब हम ब्रेक से पहले गए थे तो मैंने एक सवाल यहाँ पर छोड़ा था कि क्या दिवालिया कारोबार को FBR तस्लीम करता है, इस हवाले से बताइए। देखिए FBR तो तस्लीम नहीं करता, मैंने जब ही हमने ये टॉपिक रखा है कि FBR को ये तस्लीम करना चाहिए, लेकिन ये किस तरह तस्लीम होगा इसके लिए कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो ये बेसिकली हम जो FBR का कानून मतलब इनकम टैक्स कानून है उसमें इसका प्रोविजन नहीं है। अच्छा। और इसलिए लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि वो कारोबार बंद किस तरह करें, उनको प्रूव करना पड़ता है और बड़े पिलर टू पोस्ट जाना पड़ता है जस्टिफाई करने के लिए जी हमारा कारोबार बंद हो गया। वो जो है एक नेगेटिव वाइब्स जाती हैं फॉर द बिजनेस कम्युनिटी कि वो कारोबार करने आए, उनके बाद अगर जेन्युइन उनके साथ लॉस हो गया और वो बंद करने के लिए जो है ना उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये FBR की जानिब से एक्सेप्टेबल नहीं है? FBR मानता नहीं है इतनी जल्दी। वो उनको बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क देते हैं और उसके बाद हर चीज से गुजर के वो फिर उनको कारोबार को अपना जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये मेरा कारोबार जो है इसमें दिवालिया हो गया या जेन्युइन लॉस, बड़ी मुश्किलों के साथ में वो जस्टिफाई करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टैक्स एक्सपर्ट है नवीद इंदिरावी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नवी साहब। जी साहब, कैसे हैं आप? बस अल्लाह शुक्र, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर हम आपको टॉपिक तो पता ही है कि हम बात कर रहे हैं आज दिवालिया कारोबार और टैक्स कानून के हवाले से। तो आप बेसिकली हम जब देखते हैं, मैंने जितनी मेरी समझ बूझ है मैंने देखा, तो मुझे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो है वो कोई ऐसा प्रोविजन नजर नहीं आया जहाँ पे अगर आप अपनी दिवालिया डिक्लेरेशन करना चाहें, क्या बैंक्रप्सी फाइल करना चाहें, तो उसको कानून जो है उसको रिकग्नाइज करता है। आपका क्या ख्याल है और क्या इसको किस तरह होना चाहिए? अनवर साहब, आपने जो टॉपिक दिया है ये शायद बिल्कुल ही नया है, कम पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नया है, क्योंकि हमारे यहाँ बैंक्रप्सी का कॉन्सेप्ट तो शायद बड़े बड़े अल्फाज ठीक है। नवीद साहब की आवाज़ जो है वो सही से नहीं आ रही है, तो दोबारा उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो FBR के हवाले से हम बात कर रहे थे कि वो इसको तस्लीम नहीं करता इतनी आसानी से, तो क्या पाकिस्तान में कारोबार को दिवालिया डिक्लेयर कर सकते हैं? देखिए प्रोविजन कोई नहीं है डिक्लेयर करने का, जैसे कोई लॉ नहीं है जिसमें आप डिक्लेयर किया जा सकता है। एक 1920 का लॉ है, लेकिन उसके अलावा जो है अभी लेटेस्ट उसमें वो नहीं है। एक SECP ने इस वक्त कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए एक रिहेबिलिटेशन लॉ बनाया है 2018 में, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि जी आप के साथ अगर आपने डिक्लेरेशन की है कोई ऐसी
अगर बैंक्रप्सी की तो उसमें आपके साथ मीडिएशन या नेगोशिएशन के जरिए चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। हमें दोबारा से ज्वाइन किया है नवीद इंदिराबी साहब ने। जी सर, आप अपनी डिस्कशन कंटिन्यू कीजिए। जी नवीद साहब। जी अनवर साहब, इस तरह से है कि हमारे कानून जो पाकिस्तान में टैक्स की कवानीन है, जो इस वक्त इनकम टैक्स जो 2001 है या 79 का ऑर्डिनेंस था, या इससे पहले जो हमारे पास विरासत में जो कानून आया था, उसमें भी ऐसा कोई शिप मौजूद नहीं है। सिर्फ एक चीज है जहाँ पे आप कहते हैं कि जी मुझे नुकसान हुआ, तो वो मैं नुकसान को कैसे साबित करूंगा। आप उस नुकसान को साबित करेंगे और आज के कवानीन में आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगले सालों में एडजस्ट कर सकते हैं, मगर बैंक्रप्सी का कानून कोई नहीं है। अगर बैंक्रप्सी की तरफ जाए तो बैंक्रप्सी का बेसिक मकसद ये है कि आप अपने जो आपने चीजें ली हुई हैं या जो आपने उधार लिए हुए हैं या जो आपने कोई कर्ज लिए हुए हैं, आप उनको अदा नहीं कर सकते। जब आप ऐसी चीज में पहुंच जाते हैं कि आपने जो लोगों को पैसे देने हैं वो पैसे दे नहीं सकते, तो यकीनन पाकिस्तान के कवानीन, रबजा कवानीन में इनकम टैक्स में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है। साहब, आपने बड़ा अच्छी तरह बताया कि 1922 का कानून, 79 का कानून, 2001 का कानून, ये सारे कानून में ये रिकग्निशन नहीं थी। तो वजह क्योंकि आप भी इस शोबे से मुंसलिक रहे हैं और टैक्स के मामला देखते रहे, तो आपके ख्याल में वजह क्या है इसकी? इसकी बेसिक वजह शायद ये है कि हमारे टैक्स के कवानीन में जो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे पास तो इकोनॉमी जो है वो तरक्की कर रही है, वो हर साल 10% या 15% या 25% तरक्की करती चली जा रही है और हम टारगेट्स को अचीव करते चले जा रहे हैं। किस तरह से ये बहस नहीं है, मगर क्योंकि माइंडसेट हमारा यही है कि हमारी इकोनॉमी तरक्की कर रही है, किसी को नुकसान हो नहीं सकता और टैक्स में इंक्रीज होना है, डिक्रीज हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये तो एक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है नवीद साहब कि हमारे लोग बैंक्रप्सी इसलिए फाइल नहीं करते या वो डिक्लेयर नहीं कर सकते कि उनके डिस्क्लोजर सही नहीं हो। देखिए, हम जो इसके लिए शायद हमें किसी सिविल लॉयर्स के साथ भी बात करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा है कि सिविल लॉ में भी हमारे पास बैंक्रप्सी का कोई कानून नहीं है जिसमें आप कहें कि जी मैं दिवालिया हो गया हूँ, जिस तरह के अमेरिका में या कनाडा में या इंग्लिस्तान में बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी के लॉज अवेलेबल हैं, जहाँ आप अपनी इंसॉल्वेंसी को और बैंक्रप्सी को डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर वो उसके हिसाब से आपको आपके असासाजात को, उन असासाजात को जो कि आपको सरेंडर करने पड़ेंगे, उनको लेके तो लोग फिर एक ट्रस्टी के पास चले जाते हैं जो जाके इनको रिजॉल्व करता है कि आपके लोगों के जो लेन देन है वो किसका पूरा करना है। ठीक है। तो पाकिस्तान में इसका भी कोई बरोबजा कानून नहीं है अभी तक, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, मगर जैसे मैंने आपसे कहा कि शायद किसी सिविल लॉयर से या सिविल, हमने आपसे पहले बात की थी तो अहमद साहब से, तो वो भी कह रहे थे कि कोई ऐसा वो नहीं है, केसेस कोर्ट में चले जाते हैं और फाइनली एंड ऑफ द डे वो इतने लंबे हो जाते हैं, ड्रैग कर जाते हैं, फिर वो जाके नेगोशिएशन होती है बिटवीन द पार्टी एंड द बैंक और वो फिर इंटरेस्ट रेट रिवाइज हो जाता है, परसेंटेजेस रिवाइज हो जाती हैं, उसके बाद वो फाइनली सेटल होकर फिर वो क्लोज होता है। जी बिल्कुल इसी तरह है। तो हमारे पास हमने अभी तक रेजिग्नाइज ही नहीं किया है। आपने बिल्कुल ठीक कह दिया, मेरी नॉलेज में नहीं था, मगर अहमद साहब ने अगर आपसे कहा है तो फिर मैं इसकी तस्दीक इस तरह से कर देते हैं कि पाकिस्तान में ही ऐसा कोई कानून नहीं है जहाँ के आप इसको कर लें। अब ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं कि जी कोर्ट में चले गए और आपने, वो सब बैंक और लोन के हवाले से बात है। अब किसी का कारोबार अगर बंद हो गया है तो वो एक और चीज़ है, उसके लिए इनकम टैक्स का कानून इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और उसको नॉलेज में ही नहीं है, उन्होंने इसको देखा ही नहीं है, सिवाय इससे कि आपको सिर्फ नुकसान की सूरत में वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो बैंक्रप्सी का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छा, अगर आपको नुकसान और आप को तो एक्सेप्ट करते हैं, उसकी भी सर्टेन कंडीशंस हैं, लेकिन आप अगर आप कारोबार बंद करते हैं उसके बाद भी वो कहते हैं कि 3 साल तक आपको रिटर्न फाइल करना है इंडिविजुअल केसेस में, वो कहते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये क्या है? डिस्ट्रस्ट है, ये क्या है वजह? देखिए, अब तो खैर एक सिस्टम ही और चेंज हो गया, फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट आ गया जी। अब तो 3 साल तो आपको दूर की बात है, शायद आपको अपनी ताहयात अपने गोशवारे जमा कराने पड़ेंगे, चाहे आप नील हैं या आपकी आमदनी है। कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है
जो माइंडसेट चल रहा है वो ये है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, इकॉनमी तरक्की कर रही है, कारोबार बंद नहीं हो सकते। कारोबार अगर मैं बंद करना भी चाहूँ और मुल्क किसी सूरत में काम नहीं कर पा रहा, तब भी मैं ये नहीं कर सकता। जिस तरह आपने कहा, मुझे 3 साल के लिए अपना गोशवारा देना है। और हमारा जो माइंडसेट है असेसिंग ऑफिसर का वो यही है। बल्कि मेरे तो नॉलेज में आजकल जो चीज़ें आ रही हैं वो ये भी हैं कि ये आपको पता होगा, विद होल्डिंग ऑफ टैक्सेस के लिए एक हमारे मौजूद है एक प्रोविजन। तो लोग कहते हैं कि क्योंकि आपने पिछले साल इतना काम किया है तो इस साल भी इतना ही काम किया होगा, इसलिए आपकी विद होल्डिंग इतनी होनी चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैंकरप्सी तो दूर की बात है, लोग अगर पिछले साल से कारोबार भी कम हो जाएगा तो उसको भी जो है गवर्नमेंट या एफडीआर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल माइंडसेट ऐसा है हमारा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये कहते हैं कि आपके मुल्क में तरक्की हो रही है जो कि वाज़े तौर पे पिछले साल। तो हम हमारे मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम रोजी पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं लेकिन बिहाइंड द सीन जो है वो कहानी कुछ और होती है। आपने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। ये पिक्चर यही है कि हमारे मुल्क में तरक्की हो रही है और हमें हर साल 25 से 40% इजाफा करना है। अपना जो भी हमने टैक्स अदा किया है, अगर मैं उससे ज्यादा नहीं करूंगा तो हो सकता है मैं ऑडिट में आ जाऊं। ठीक है नबी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे वक्त निकाला। फिर इंशाल्लाह आपसे किसी वक्त बात करेंगे। आपने देखा उन्होंने कहा कि कोई रिस्क नहीं और इवन लॉसेस में भी डिफरेंट कंडीशंस हैं। फिर उसके बाद अगर आपकी इनकम कम हो जाती है उस पर भी सवाल आता है। तो ये बेसिकली वो है कि बिजनेस हमेशा उनकी ख्वाहिश या हुकूमत की ग्रो करना चाहिए, जबकि बिजनेस जो है वो मैंने आपसे पहले कहा बिजनेस का मकसद ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट है। बिजनेस इज अ टू वे ट्रैफिक, कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी प्रॉफिट कम होता है, कभी प्रॉफिट ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो डिस्कशन हम कर रहे हैं दिवालिया कारोबार के हवाले से और टैक्स कवानीन के हवाले से। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल्स, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। आपकी ट्वीट्स हम शामिल करते हैं और ये हमारे रेगुलर व्यूवर हैं समीर लोधी साहब, और हमें बहुत सारी बेस्ट विशेस भी भेजते हैं, हमारे शो को भी बहुत पसंद करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और साथ साथ इन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं और इनका जो पहला क्वेश्चन है वो है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इट इज मैंडेटरी फॉर फाइल सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अब ये जो बात कर रहे हैं वो वही बात हम कर रहे थे। हाँ। इनकम टैक्स के कानून में अगर आप इंडिविजुअल ना, आपको 3 साल तक रिटर्न फाइल करना है। ठीक। आपने कारोबार बंद भी कर दिया, आपको 3 साल तक रिटर्न फाइल करना है। हाँ। तो ये एक गुंजाइश है। और जब रिटर्न फाइल करना होता है तो उस पर पेनल्टी प्रोविजंस वही अप्लाई होते हैं, चाहे आपके प्रॉफिट वाले हों या आपके निल हो, पेनल्टी प्रोविजंस वही अप्लाई होते हैं। बस वो टैक्स का डिफॉल्ट नहीं आता बिकॉज टैक्स पेमेंट आपकी नहीं होती, लेकिन आपकी पेनल्टी प्रोविजंस उसमें वही होते हैं। सेल टैक्स के साथ भी यही है कि आप रजिस्टर जब तक रहें, आपने डी रजिस्ट्रेशन फाइल कर दी और आपका डी रजिस्टर नहीं होता जब तक आपको अपना निल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज वो डिफॉल्ट, अगर आप डी रजिस्ट्रेशन आपकी 1 साल बाद होती है, यूजुअली ये होता है कि लोग डी रजिस्ट्रेशन फाइल करते हैं, वो प्रोसेस इतना लंबा होता है कि वो जो है वो 6 महीने साल भर लग जाते हैं। तो जब तक आपकी डी रजिस्ट्रेशन नहीं होती जब तक आपका वहां पे आपको निल रिटर्न अपना फाइल करना चाहिए, अदरवाइज वो नॉन कंप्लायंस के मद में आ जाता है। ठीक। तो इनका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, इज इट मैंडेटरी टू फाइल इंटीमेशन टू द कंसर्न कमिश्नर रिगार्डिंग शटिंग डाउन क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। और फोर्थ वन है कि इज इट ट्रू फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न्स इज मैंडेटरी फॉर लाइफ टाइम इवन आफ्टर वाइंडिंग अप। कमिश्नर कंसर्न को आपको इंटीमेट करना चाहिए अगर आप क्लोज कर रहे हैं बिजनेस ये, और लेकिन उसके बाद भी आप निल रिटर्न फाइल करते हैं क्लोज करने के बाद। और उसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना, वो जब यूजुअली लोग ये कहते हैं हमने क्लोज कर दिया बिजनेस, लेकिन उनकी ज़िंदगी के जो अखराजात हैं वो भी ज़रा पता होना चाहिए कहाँ से मीट करेंगे। सही, ठीक है ना। ये भी एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी है कि आपने अगर आपने बिजनेस क्लोज कर दिया तो आप खाएंगे पिएंगे कहाँ से, आप पूरा, तो ये कमिश्नर ये सवाल कर सकता है। अच्छा। और सेल टैक्स से जहाँ तक बात कर रहे हैं, सेल टैक्स में जो है वो जब आपने वाइंडिंग अप का हो गया प्रोविजन, उसके बाद सेल टैक्स आपको नहीं फाइल करना। लेकिन जब तक आपकी डी रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एक्टिव है, जब तक अगर आपका कारोबार नहीं भी हो रहा तो आपको जो है रिटर्न फाइल करना। लेकिन जिस दिन डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद आपको रिटर्न नहीं। लेकिन अब कारोबार वाइंड अप करते हैं तो फिर कमिश्नर पूछ सकता है कि फिर आप कहाँ से जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न आप पूछ सकते हो कि आपने अगर आप आज बंद कर रहे हैं अपना कारोबार तो आप खाएंगे पिएंगे कैसे, आपके बच्चे अगर हैं तो उनके साथ उनको तालीम कैसे दिलाएंगे, आपके खर्चात कैसे होंगे, वो सवाल इन कमिश्नर पूछ सकता है।
लेकिन कमिश्नर को आपको एक इंटीमेशन फाइल करनी चाहिए। अच्छा, इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द टैक्स अथॉरिटीज आर एम्पावर्ड टू रिकवर पास्ट टैक्स डिमांड्स? Tax proceedings can be done for last 6 years, but in case of tax recovery, such tax and from whom? For example, partnership business was shut down 7 to 8 years ago and any of partner has died. What are liabilities of the surviving partners? देखें 6 years इन्होंने खुद कह दिया इनकम टैक्स 6 to 7 years 6 to 7 years 6 years है। अच्छा। अगर आपके पास करंट ईयर और 5 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नोटिस दे सकता है, ठीक है। लेकिन जहां आपकी रिकवरी स्टैब्लिश है, जहां आप पे डिमांड क्रिएट हुई है और वो डिमांड आपकी चैलेंज नहीं है और आपके ऊपर डिमांड स्टैब्लिश हो गई है, वो डिमांड कभी भी टाइम बार्ड नहीं होती, वो आपसे कभी भी रिकवर की जा सकती है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कभी टाइम बार्ड नहीं होता। अच्छा, गवर्नमेंट रेवेन्यू कभी टाइम बार्ड नहीं होता, लेकिन आपके खिलाफ प्रोसीडिंग जो है ना वो 6 साल तक चलेंगी। ठीक है, लेकिन आपको कोई नया नोटिस निकलना है, कोई नई कोई वो है, वो 6 साल तक चलेगी। लेकिन कोई डिमांड स्टैब्लिश है कि लाख रुपए आपने देने हैं, तो वो जो स्टैब्लिश डिमांड है वो टाइम बार्ड नहीं होती। दूसरा उनका सवाल ये था कि जी पार्टनरशिप है और उसमें जो है वो इन केस ऑफ टैक्स रिकवरी सच टैक्स एंड फ्रॉम हुम। देखें आप अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो अगर इस वक्त पार्टनरशिप एक्ट हम देखें तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है जी। और अगर फर्म की लायबिलिटी है तो पार्टनर्स की जिम्मेदारी है। अगर किसी का इंतकाल हो गया है तो वो पार्टनर्स जो उनके अगर उनका शेयर को लीगल एयर्स को जाना है तो उसमें जो टैक्स की लायबिलिटी है उसमें से डिडक्ट होकर उनके शेयर लीगल एयर्स को शेयर जाएगा, मतलब उनके टैक्स में से भी डिडक्शन होगी और उनके शेयर उनका शेयर होगा पार्टनरशिप में, जो कैपिटल होगा उसमें से अगर 100 रुपए का आपका टैक्स आया तो इन्होंने 25 रुपए दिया, 25 रुपए दूसरे ने दिया, 25 रुपए तीसरे ने दिया, 25 रुपए वो जो जिनका इंतकाल हो गया उनके कैपिटल से भी लेस होगा और फिर वो जो है वो उनके लीगल एयर्स को जाएगा, तो वो लायबिलिटी जो है वो सबके दरमियान शेयर होगी। सही, लायबिलिटी जो है वो सबके दरमियान फिर शेयर होगी। अच्छा, इनका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि इन केस ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द प्रिवेलिंग कंपनीज लॉज, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर्स एंड की मैनेजमेंट पर्संस? CWO, CFO, will they be liable to pay tax demands of the outgoing company under Income Tax Ordinance 2001 and Companies Act 2017? देखें, ये अगर कोई एम्प्लॉइज हैं तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अगर ये लोग डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी लायबिलिटी होगी। और अगर पब्लिक लिमिटेड डायरेक्टर्स की लायबिलिटी होगी। और वो भी ये है कि डिमांड स्टैब्लिश हो। अगर डिमांड स्टैब्लिश नहीं और वो उससे पहले वो रिटायर हो गए अगर डायरेक्टर्स, तो उस वक्त नहीं होगी। लेकिन जिस वक्त वो जिस पीरियड में वो डायरेक्टर्स थे उस पीरियड की लायबिलिटी है तो ये उनकी जिम्मेदारी है, ये फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगली जो हमारी ट्वीट है वो है इकराम फारूक साहब ने हमें ट्वीट किया है और पूछा है इन्होंने क्वेश्चन कि इन आवर टैक्स सिस्टम देयर शुड बी फेयरनेस, सिंप्लिसिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ईज शुड ऑल्सो बी देयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यही इस प्रोग्राम का मकसद है और यही हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल में इनकी बात वैलिड है, सवाल तो नहीं है, कमेंट है, मेरे ख्याल में आई फुली एग्री विद दैट कि ये होना चाहिए, पॉजिटिव जेस्चर है, बिल्कुल। अच्छा, ये सैयद शाह सुल्तान है और ये इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ टैक्स, व्हेन रिफॉर्म इज एस्टैब्लिश, व्हेन वाज लास्ट रिफॉर्म एग्जीक्यूटेड, हाउ टू बिल्ड द ब्रिज बिटवीन द ओल्ड रिफॉर्म्स एंड न्यू रिफॉर्म्स, were there any recurrent training for tax reforms and were any member of Chamber of Commerce part of its legislation? आई थिंक 2000 में एक रिफॉर्म्स आए थे, उसके बाद छोटे छोटे रिफॉर्म्स तो आते रहे हैं। अब ये मेजरली रीडू करने जा रहे हैं पूरे इसको। और मेरे जो टैक्स रेवेन्यू एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें प्रोफेशनल्स भी होते हैं, चैम्बर्स के लोग भी होते हैं और ये रहे हैं हमेशा। सही, तो रिफॉर्म्स तो हमेशा होते रहे और रिफॉर्म्स की मद में काम भी होता रहा, लेकिन हमेशा रिफॉर्म जो है ना वो डोनर एजेंसीज या किसी न किसी FATF जैसे लोगों की वजह से या IMF की जैसे वजह से आप करते हैं। आप खुद से रिफॉर्म्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सस्टेनेबल नहीं होते हैं और ये टाइम एंड अगेन आपको रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, उस्मान अहमद तारड़ एडवोकेट बोल रहा हूँ हाफिजाबाद से। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे सर? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो मैं इनकम टैक्स का काम नहीं करता और क्लाइंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास तो जो पूछते हैं कि जिनके नाम पे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है और उनको मतलब बाहर से आते हैं, कोई उनका भाई है या
कोई उनका बड़ा है जो उनको बाहर से पैसे उनके अखराजात पूरे करता है, तो उस सूरत में वो पाकिस्तान में मतलब टैक्स जो रिटर्न्स हैं उनसे कैसे फायदा हासिल कर सकते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रिटर्न्स हैं उनको अगर एक वो बंदा कि जिसके नाम पे सारी जायदादें होती हैं, उसके बाद बावजूद भी जो FBR है वो मतलब उसको अगर इंक्वायरी का सामना करना पड़ता है, तो इस सूरत में वो कैसे खुद को सेव कर सकते हैं। ठीक है उस्मान साहब, आपके जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अनवर साहब इसका जवाब देंगे। अनवर साहब, पहले तो उन्होंने टैक्स रिटर्न के हवाले से पूछा है कि किस तरीके से वो बेनिफिशियल हो सकता है, और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने किया कि एक शख्स के नाम पे सारी अगर प्रॉपर्टी है और फिर FBR उससे पूछती है तो वो कैसे अपने आप को फिर देखिए दो सवाल हैं। एक सवाल ये पूछा है कि कुछ लोग हैं जो बाहर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे उनके नाम ही, और उनको अगर बेनिफिट लेना है तो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए टैक्स रिटर्न फाइलिंग का बेनिफिट ये है कि आप सिस्टम में आ जाते हैं, और पाकिस्तान में अब कानून ये आ गया है फाइलर और नॉन फाइलर का। ये डिस्टिंग्विश करता है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपके रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट होंगे, नॉन फाइलर हैं तो आपके रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट होंगे। अच्छा। अगर उन साहब जिनकी ये बात कर रहे हैं उन साहब के पैसे पाकिस्तान आते हैं तो ज़रूर वो बैंक में आते होंगे, और बैंक में आते हैं तो बैंक से ड्रॉ होते होंगे। जब बैंक से ड्रॉ होते हैं तो वो अगर ड्रॉ होंगे तो वो नॉन फाइलर होंगे तो उनका टैक्स कटेगा, अगर फाइलर होंगे तो उनका टैक्स नहीं कटेगा। और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उनको अगर कोई पाकिस्तान में आमदनी नहीं है तो उनको टैक्स रिटर्न अपना एज ए नॉन रेजिडेंट फाइल करना है, और उस नॉन रेजिडेंट उसमें नील का रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं और अपने आप को फाइलर के स्टेटस में ला सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी वर्ल्ड इनकम के बारे में पाकिस्तान में नहीं बताना, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है, वो पाकिस्तान में टैक्स पर्पसेस के लिए नॉन रेजिडेंट है। सही, तो वो वर्ल्ड इनकम नहीं बताएंगे तो उनको अपना नील रिटर्न फाइल करना और फाइलर के स्टेटस में आ सकते हैं, ताकि उनका टैक्स जो कैश विड्रॉल या कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है उस पर टैक्स नहीं कटे, उस पे टैक्स नहीं कटे। दूसरा सवाल उनका ये था कि जी किसी के पास अगर प्रॉपर्टीज हैं और डिक्लेयर किए तो FBR, देखिए एक बात बहुत ही बुनियादी है और मैं बार बार वो कहता हूँ, बेसिकली वो है ट्रेल मनी ट्रेल जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जायदाद ये एसेट आए कहाँ से, वो जो ट्रेल है ना, अगर आप वो ट्रेल मीट कर लेते हैं, वो लिंक अप बना लेते हैं, तो FBR कोई सवाल भी पूछे तो आपके पास जवाब है और FBR उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब वो ट्रेल आप पूरी मिस नहीं करते, और ट्रेल में बीच में वो पटरी जो है कहीं से निकली हुई होती है, कहीं से उधरी होती है, उस वक्त जो है ना आपको तकलीफ होती है। वो वजह ये होती है को समझते नहीं है और आपको ये नहीं पता होता, आप ये कहते हैं ये तो मुझे उसने दिया है। अब कानून में गुंजाइश है कि वो गिफ्ट अगर दिया है तो क्रॉस चेक से देना चाहिए। अब आप गिफ्ट दिखाएंगे तो आप वो क्रॉस चेक से नहीं दिखाया हुआ तो FBR तो उस पर सवाल करेगा। सही। और अगर आपके असासे हैं, आप कहते हैं मैंने तो ये जमा पूंजी करके दिया है, तो आपने अपने टैक्स रिटर्न से उसको टैली करना है। अगर आपकी जायदाद है और आपके असासे हैं तो आपकी आमदनी से उसकी मुनासबत होनी चाहिए। सही, यानी कि अगर गिफ्ट है तो फिर वो क्रॉस चेक दिखाया जाए, मतलब वो क्रॉस चेक है, और जो आपकी जो भी असासे हैं उसकी कोई ना कोई मनी ट्रेल होनी चाहिए। मनी ट्रेल के बगैर अगर आप होंगे तो आप तकलीफ में होंगे, लेकिन मनी ट्रेल अगर प्रूव कर देंगे तो FBR भी आपकी बात मानेगा। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? मैं अब्दुल सत्तार बोल रहा हूँ जी। क्या पूछना चाहेंगे सर? पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा एक रियल एस्टेट का बिजनेस था DHA कराची में जी। तो कुछ अरसे से हम लोग तो बिल्कुल बिजनेस हो ही नहीं रहा, तो दिवाली जैसी पोजीशन है, ऐसी पोजीशन में रिटर्न भरना जरूरी है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल। ये अब्दुल सत्तार साहब हैं और ये कहते हैं कि इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है और कुछ अरसे से इनका बिजनेस नहीं हो रहा, तो उस सूरत में हम आज का टॉपिक हमारा ये था कि दिवालिया तो आप दिवालिया तो फाइल कर सकते, मतलब करें आप नील फाइल करें रिटर्न, लेकिन जो मैंने उस वक्त सवाल किया था, मुझे पता था इस तरह का सवाल आएगा, वो ये किया था कि ये कर दें नील, लेकिन जो सत्तार साहब हैं इनके घर के अखराजात भी चल रहे होंगे, वो कहाँ से चलेंगे? इनके अगर फैमिली के कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी तालीम कैसे चलेगी? वो FBR आपसे सवाल करेगा अगर आप नील फाइल करेंगे। आप कर दें, मेरा कारोबार नहीं है, आप नील रिटर्न फाइल कर दें, लेकिन FBR ये पूछने का गुंजाइश है कि भाई एक साल में आप कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, कहाँ से अपने मोबाइल का बिल अदा कर रहे हैं। अगर आप वो प्रूफ कर सकते हैं आपके सेविंग्स हैं, आप बता देंगे मैं सेविंग से मीट कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल सेविंग से मीट करेंगे, 2 साल सेविंग से मीट करेंगे, तीसरे साल आपको कोई ना कोई आमदनी दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल, तीसरे साल आपको जो है वो आमदनी दिखानी पड़ेगी। तो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी आप लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, उसके आंसर आपको मिल गए होंगे। अनवर साहब, शो का टाइम बिल्कुल एंड अप होने लगा है। देखिए आज 25 दिसंबर है और कायद-ए-आज़म की विलादत के अलावा ये क्रिश्चियन हमारे जो मसीह बरादरी है उनकी लिए बड़ा अहम दिन है। और जो अच्छी बात यह है कि वो पाकिस्तान में वो बहुत महफूज हैं। Exactly. और बड़े तहफ़्फ़ुज़ है उनको बड़ा दिया जाता है हमें। और इसमें सबसे एक बात यह है कि
तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं बहुत से लोग ऐसे जानता हूँ जो कारोबार कर रहे हैं और अपना टैक्स भी दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है बड़ी दो वे ट्रैफिक है। वो अपनी विल से, अपनी पसंद से पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में, तरक्की देने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये एक खुशहाल बात है। हाँ। और मैं समझता हूँ इसको आगे चलना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, टैक्स पे कीजिए और पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर कीजिए। और कायद आज़म भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान आगे बढ़े। तो आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर। हमारा ट्विटर हैंडल है @टैक्स और आप, तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।